सोचिए, एक विशाल साम्राज्य है जो अंदर से टूट रहा है और बाहर से दुश्मन दरवाजे पर खड़े हैं। आज हम गुप्त साम्राज्य के उस आखिरी हीरो की कहानी जानेंगे जिसने इतिहास के इस तूफान का रुख ही मोड़ दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तो एक साम्राज्य को खत्म होने से कैसे बचाया जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जब एक महान साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और खतरा सिर्फ सरहदों पर नहीं था बल्कि घर के अंदर भी था। मतलब हालत ये थी कि एक तरफ से हूण जैसी ताकतवर सेनाएं साम्राज्य को निगलने के लिए तैयार थी और दूसरी तरफ अंदर की साजिशें और बगावतें उसे खोखला कर रही थीं। गुप्त साम्राज्य सचमुच दो पाटों के बीच पिस रहा था। और इतिहास के इसी मुश्किल मोड़ पर एक नायक सामने आता है, एक ऐसा इंसान जो शायद इसी दोहरी चुनौती का सामना करने के लिए ही बना था। ये थे स्कंदगुप्त। इनका नाम इतिहास में अगर अमर है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो असाधारण था। उन्होंने न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि अंदरूनी खतरों से भी लड़कर अपने साम्राज्य की सीमाओं को महफूज रखा, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। और उनका सबसे बड़ा कारनामा, हूण सेनाओं को खदेड़ना। देखिए, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। हूण उस वक्त सेंट्रल एशिया के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते थे, जिन्होंने यूरोप से लेकर भारत तक बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया था। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें हजारों साल पहले हुई इन घटनाओं के बारे में इतनी सटीक जानकारी मिलती कैसे है? इसका जवाब पत्थरों में खुद ही कहानियों में छुपा है। इन्हें कहते हैं शिलालेख। ये सिर्फ पत्थर पर लिखी कुछ लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये तो समझिए कि सीधे अतीत से भेजे गए वो मैसेज हैं जो हमें बिना किसी मिलावट के उस दौर की सच्चाई बताते हैं। तो हमारे पास सबूत के तौर पर दो सबसे अहम शिलालेख हैं। एक भित्री शिलालेख जो हूणों पर उनकी शानदार जीत की पुष्टि करता है, और दूसरा गिरनार शिलालेख जो उनके शासन की एक और बड़ी कामयाबी के बारे में बताता है। गिरनार का शिलालेख हमें सुदर्शन झील की एक हैरान करने वाली कहानी बताता है। मौर्यकाल की ये पुरानी झील 455 ईस्वी में टूट गई, लेकिन स्कंदगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमाल का था कि इसे सिर्फ 2 महीने के अंदर ठीक कर दिया गया। ये उनके शासन की रफ्तार और काबिलियत का जीता जागता सबूत है। पर अफसोस, 467 ईस्वी में उनकी मौत के साथ ही ऐसा लगा मानो साम्राज्य का पतन भी तेजी से शुरू हो गया। उनकी मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य का गौरव तेजी से फीका पड़ गया। ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि स्कंदगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उस साम्राज्य को जोड़ने वाली धुरी थे। उनके जाते ही सब कुछ बिखरने लगा। स्कंदगुप्त की कहानी से ये तो साफ है कि एक इंसान कितना बड़ा फर्क ला सकता है। पर अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि पूरे गुप्त राजवंश ने अपने शक्ति और प्रतिष्ठा को दुनिया के सामने कैसे पेश किया। उनकी बढ़ती ताकत का सबसे अच्छा सबूत मिलता है उनकी उपाधियों में, उनके टाइटल्स में। देखिए, शुरुआत में राजा श्रीगुप्त खुद को महाराजा कहते थे, मतलब एक महान राजा। लेकिन कुछ ही पीढ़ियों बाद समुद्रगुप्त जैसे सम्राट ने उपाधि अपनाई सर्वराजोच्छेदता, जिसका मतलब है सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला। फर्क देख रहे हैं? ये उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी है। श्रीगुप्त के सीधे साधे महाराजा से शुरू होकर चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज बन जाते हैं, यानी राजाओं के भी राजा। और फिर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए, कविराज, विक्रमादित्य, परम भागवत। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शक्ति, कला और धर्म पर उनके अधिकार की घोषणाएं हैं। ये लंबी होती लिस्ट साम्राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास का आईना है। तो आखिर इन बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधियों का मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ दिखावा था या इनके पीछे कोई गहरा मकसद भी छिपा था? देखिए, ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक तरह की ब्रांडिंग थीं। शकारी जैसी उपाधि से वो अपनी सैन्य जीत का ढिंडोरा पीटते थे। परम भागवत कहकर वो खुद को देवताओं का प्रिय बताते थे, जिससे उनके शासन को एक डिवाइन मंजूरी मिलती थी। ये सब मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली छवि बनाते थे जो न सिर्फ दुश्मनों को डराती थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान विरासत भी छोड़ जाती थी।
और यहीं पर आकर हम एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर रुकते हैं। जब साम्राज्य ही नहीं रहता तो उसकी शानदार उपाधियों की क्या कीमत बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शक्ति, विरासत और यादों के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।